ऑसिलेटरी मोशन दैट इज कॉल्ड एज द टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन। सो टाइप्स ऑफ द मोशन, कौन से टाइप के मोशन देखे हैं हम लोगों ने। पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें हम लोगों ने किया था मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड द थ्री डायमेंशन। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मीनिंग क्या होता है, मोशन ऑफ द, अब दो चीजें रहती है। एक चीज कौन सी होती है, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द पार्टिकल, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, राइट। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल होता है उसको अगर वास्ट डायमेंशन के सेंस में देखेंगे, तो जैसे अर्थ को अगर हम लोगों ने गैलेक्सी के सेंस में देखा तो अर्थ कैसा दिखता है, एकदम पार्टिकल नेचर। लेकिन जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो वो उसका नेचर कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट और द बॉडी। अभी अपने को आंखों से जो बारीक चीजें दिखाई दे रही है, पार्टिकल दिख रहा, माइक्रोस्कोप में देखा तो बड़ा दिखाई देता है। तो जो पार्टिकल है उसके पास में शेप एंड साइज नहीं होता, लेकिन किसके सेंस में, लार्ज ज्योमेट्री के शेप, ज्योमेट्री के रेफरेंस में, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल, और दूसरा रहेगा ऑब्जेक्ट और द बॉडी। तो ये जो लीनियर मोशन होता है, ये लीनियर मोशन किसका होता है, लीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द स्ट्रेट लाइन। ये हो गया लीनियर मोशन। दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा लीनियर के बाद में ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, क्योंकि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब दूसरा कौन जाएगा, देयर इज द ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन करता है, इट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। फिर तीसरा बताते जाओ, पता है तुम लोगों को, दिस इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये वाला पार्टिकल है वो सब अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। चौथा वाला होता है वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इस एक्सिस पे ये मोशन करेगा, दिस इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स ओन एक्सिस। और लास्ट वाला होता है वो कौन सा वाला होता है, दिस इज द ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। ऑसिलेटरी मोशन मतलब ये सपोज हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम एक बार इस साइड में जाएगा, वापस आएगा, इस साइड में जाएगा और वापस आएगा। इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने जैसी है, लीनियर मोशन है, अगर वो आगे बढ़ता गया, मैंने क्या बोला, आगे बढ़ता गया गया रिटर्न नहीं, तो वो अपनी जगह पे वापस आएगा क्या, नहीं, नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन अपने जगह पे वापस आएगा क्या, नहीं। अब ये सर्कुलर मोशन को देखो, कैसा भी घुमा तभी भी कुछ देर के बाद में अपने जगह पे वापस आएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो खुद का मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट करता है, राइट। कब रिपीट कर रहा है, एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। और एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, time required to complete the one complete cycle is it is called as time period। तो अगर हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे अर्थ का, तो अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, मैंने क्या बोला, सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल, पार्टिकल किसके सेंस में रहेगा, सन के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा वाला, 1 ईयर, दैट इज द 365 डेज। फिर अर्थ को रोटेशनल मोशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, रोटेट होने के लिए खुद के एक्सिस पे, राइट। तो सर्कुलर मोशन है वो खुद को रिपीट करता है एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रोटेशनल भी रिपीट कर रहा है, ऑसिलेटरी भी क्या कर रहा है, एक बार इधर जाएगा वापस आएगा, इस बार एक बार इधर जाएगा वापस आएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। झूला है, झूला एक बार सामने गया, भी कहाँ से चालू होता है, बीच में से, एक बार सामने गया वापस आया, एक बार पीछे गया वापस आ गया, राइट। तो उसने क्या कंप्लीट किया, एक साइकिल फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसमें से कौन से मोशन खुद को रिपीट करते हैं बताओ, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड द ऑसिलेटरी मोशन। तो जो मोशन खुद को
रिपीट करते हैं एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, these are called as the periodic motion. So what is periodic motion? Motion which repeats itself after the particular interval of a time. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन. So फटाफट से बताओ क्या क्या लिखो? मोशन repeating in a particular interval of time. Okay, in the particular interval of the time, it is called as the periodic motion. समझ में आ गया? तो ये हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन भी है वो कौन सा वाला मोशन हो गया है? इट इज द पीरियडिक मोशन. ऑसिलेशन का मतलब ये कौन से टाइप के मोशन में आता है वो हम लोगों ने देखा है. नाउ वी विल गो फॉर द ऑसिलेटरी मोशन, राइट. तो ऑसिलेशन में हम लोग कौन सा वाला मोशन पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. और ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है इसी का दूसरा नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन, राइट. आप लोगों ने पुराने जमाने के कीपैड वाले मोबाइल देखे वाले? सबसे खतरनाक वाला मोबाइल तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, कौन सा था? वो नोकिया का आता था. ओके, हाँ. तो वो क्या होता है? मोबाइल वाइब्रेट होना मतलब क्या होता है बताओ? एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है क्या? नहीं. किस कैसे होता है? इस तरीके से मोशन करता है. उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज द टू एंड द फ्रो मोशन. आप लोगों ने लेटर नहीं, लेटर तो तुम्हारी जनरेशन नहीं है. तुम्हारी जनरेशन कौन सी वाली है? हाँ, ईमेल वाला. क्योंकि अभी भी तुम लोग इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? हाउ टू राइट द ईमेल. हमारे टाइम पे रहता था हाउ टू राइट द लेटर. ईमेल लिखो, लेटर लिखो या फिर पार्सल भेजो. कहाँ पे भेजते बताओ? उसको क्या लिखा जाता है? टू. ओके. और जो भेजता है वो क्या वो उसको क्या लिखा जाता है? फ्रॉम. मतलब अगर पार्सल आना जाना हुआ तो इन दोनों के बीच में आना जाना करेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? टू एंड फ्रो मोशन. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या बोला जाता है? पेंडुलम. पेंडुलम एक बार कौन सी साइड में जाएगा? या इस साइड में जाएगा, तो इसको हम लोग इधर की तरफ लिख देते हैं. और एक बार इधर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया है टू एंड फ्रो मोशन, राइट. तो एक बार बैक में जाएगा और एक बार फॉरवर्ड में जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक एंड द फोर्थ मोशन. सो टू एंड फ्रो मोशन या फिर इसी को क्या बोला जाता है? बैक एंड फोर्थ मोशन. कौन से टाइप का मोशन है ये? इट इज द पीरियडिक मोशन, क्योंकि ये खुद को रिपीट करता है आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. उस टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी. कैपिटल टी जैसे ही आ जाता है किसका फॉर्मूला लगाने का होता है? ओमेगा का. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, राइट. तो ये जो मोशन होता है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज द पीरियडिक मोशन. हो गया. तो ये होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन. अब कोई भी मोशन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा मोशन पढ़ने वाला है? जो 11th का सिलेबस है उसमें कौन सा आता है? लीनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर. ये जितने भी मोशन है हमारे, लीनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर और रोटेशनल, इतने हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी तक. तो इन सारे मोशन में हम लोगों ने कौन सी चीज पढ़ी वाली है? कौन से क्वांटिटी होते हैं? मैंने फिक्स बोल के रखे वाला है. मोशन नाम आते से ही 3 क्वांटिटी आनी चाहिए. कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन. जब मोशन की स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास में क्या ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है वेलोसिटी और फिर रहता है एक्सेलरेशन, एंड दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट. तो लीनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर और रोटेशनल. लीनियर और ट्रांसलेटरी में कौन रहता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सर्कुलर और रोटेशनल में सिर्फ सामने का नाम लग जाता है. एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छे से ध्यान देना. इसमें सिंपली कौन है? लीनियर, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. यहाँ पे इन दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना.
तो ये इसके लिए भी लेकिन तीन चीजें रहेगी। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ये चीजें जो होती है तीनों भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन। एक कहलाता है साइन एंड दूसरा होता है कॉस। उसको क्या बोला जाता है एक्चुअली में? कोसाइन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं उसको? कॉस। तो दो फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका नाम क्या होता है? साइन एंड द कोसाइन। इन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज किया था? एंगुलर। इनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? साइन एंड द कोसाइन, राइट। तो ये जो हमारा कौन सा वाला मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस ऑसिलेटरी मोशन होता है। कोई भी मोशन होता है जिसमें हम लोग कौन से क्वांटिटी स्टडी करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। पहली कौन सी क्वांटिटी होती है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। दूसरी वाली क्वांटिटी कौन सी होती है? वेलोसिटी। और तीसरी वाली क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारी तीनों भी क्वांटिटीज होती है, इन तीनों भी क्वांटिटीज को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द साइन एंड द कोसाइन फंक्शन। ओके, सो हम लोग इसको लिखेंगे, देज आर expressed in the sine and the cosine फंक्शंस। अब ये जो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस आर एक्सप्रेस्ड इन द साइन एंड द कोसाइन फंक्शन। ये जो साइन एंड कोसाइन फंक्शन होते हैं, these आर कॉल्ड एज द हार्मोनिक फंक्शंस। एंड ये हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में कौन आता है? हमारा ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन को बोला जाता है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। तो एक बार बताओ, हम लोगों ने क्या लिखे वाला है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेट कोई भी मोशन में हम लोग कौन सी चीजें स्टडी करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द साइन एंड द कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन को बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शंस। और ये जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, उसकी वजह से ऑसिलेटरी मोशन को क्या बोला जाता है? हार्मोनिक मोशन। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक फोर्थ वाला पॉइंट ऐड कर देते हैं। इट इज विच मोशन? इट इज द हार्मोनिक मोशन। अभी शॉर्टकट में याद रखने के लिए, हार्मोनिक मोशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मोशन जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करना है, या फिर वेलोसिटी को, या फिर एक्सेलरेशन को, तो बीच में कौन आने वाला है? साइन एंड कॉस, राइट। मतलब ये अच्छा खासा मोशन था, अब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कौन चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री, राइट। और साइन और कॉस जैसे आता है पहले दिमाग के। तो ये हमारा और कौन सा वाला मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन का ही दूसरा वाला नाम वाइब्रेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन। सो दिस ऑसिलेटरी मोशन, ये मोशन कौन से वाला टाइप का होता है बताओ? अभी अभी देखा ना, it is the harmonic motion. So oscillatory motion, it is the harmonic motion. हार्मोनिक मोशन। और ये जो हार्मोनिक मोशन होता है, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है SHM, राइट। सो इट इज हार्मोनिक मोशन एंड इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म। simplest form is called as the, एक्चुअली में इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो यही जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसको हम लोग सिंपली शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? SHM। क्योंकि हम लोग आलसी है, हम लोगों को इतना लिखना जान पे आता है, इसलिए आगे से क्या बोलते जाएंगे हम लोग?
SHM। तो पूरे अच्छे ऑसिलेटरी मोशन में तुम लोग की किस्मत अच्छी है कि ये जो बेसिक फिजिक्स होता है 11th-12th का, इसमें हम लोग कौन सा वाला मोशन पढ़ रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर एडवांस होता था, कॉम्प्लेक्स होता था तो और वाट लगती थी, क्योंकि इसमें ही काफी लगने वाली है। ठीक है, तो ये वाला हो गया है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन कौन सा वाला मोशन होता है? हार्मोनिक मोशन। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, दिस इज द SHM। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप होता है वो कहलाता है लीनियर SHM, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा होता है, वो कौन सा कहलाएगा? angular SHM, that is the angular simple harmonic motion। अब ये लीनियर और एंगुलर के बीच में फर्क क्या होता है? ये ऑसिलेटरी मोशन कौन परफॉर्म करता है? अगर हम लोग बात करेंगे पेंडुलम की, इस टाइप का अगर पेंडुलम रहा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट अभी क्या करेगा? मोशन करेगा। मतलब कौन करता है मोशन? ऑब्जेक्ट। इसका पाथ देखो कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट है या कर्व है? कर है, राइट। लेकिन यही अगर इसी स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को अभी ये लगा के रखे वाला है, अब ये पाथ कौन सा हो रहा है? स्प्रिंग का नहीं देखने का। अब पेन का पाथ देखो कौन सा वाला है? स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। कौन सा? एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा वाला कर। जिसका पाथ स्ट्रेट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हाँ, लीनियर SHM। तो इसके लिए हम लोग ये एग्जांपल निकाल देते हैं। और एग्जांपल किसका है हमारा? स्प्रिंग, दैट इज मास टाइड टू द स्प्रिंग। ये ऐसा हो गया है, ये एक बार सामने जाएगा और एक बार कहाँ पे जाएगा? पीछे जाएगा। तो पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है बताओ? दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो हियर द पाथ फॉलोड is the straight line, इज द स्ट्रेट लाइन। ये कहलाता है हमारा लीनियर SHM। और एंगुलर SHM में सिंपली पेंडुलम निकाल दो। एक बार इधर की तरफ जाएगा और एक बार इधर की तरफ जाएगा। कैसा पाथ दिखाई दे रहा है? कर्व। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं, हियर इज द पाथ फॉलोड is the curved path, that's why it is called as the angular symbol। हम लोग क्या करते हैं, जैसा ही मोशन स्टार्ट हो जाता है क्या पढ़ना चालू कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ये लेकिन ये इसमें क्या यूज होने वाला है? अलग अलग टाइप के हमारे यूज होंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? उसके कुछ बेसिक टर्म्स, राइट। और कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। we will write it down as some basic terms, क्योंकि इनको सीखे बिना हम लोगों को आगे का नहीं आएगा, उसका मीनिंग भी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो पहले इसकी जो बेसिक टर्म होती है उसको हम लोग बोल देते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन, राइट। पहला होता है हमारा दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इन द दो टाइप के हमारे SHM है। कौन सा SHM है? लीनियर, और दूसरा वाला होता है एंगुलर। ओके, तो यहाँ पे ये पहला मैंने निकाल दिया। यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारा हो गया है स्प्रिंग, जैसे मैंने दिखाया था ना, ये हो गया है हमारा स्प्रिंग। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर की तरफ खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में, वापस आने के बाद में यहीं पे रहता है या और अंदर चला जाता है? अंदर जाता है ना। तो ये वाली जो पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन। एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? यहाँ तक चला गया इसको खींच के, ठीक है। उसके बाद में वापस यहीं पे आएगा, उसके बाद में फिर से इस साइड में चला जाएगा। तो ये वाला कौन हो गया है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो पोजीशन होती है इट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि इससे आगे बढ़ने वाला है क्या? वो नहीं। और लेफ्ट साइड में भी एक पोजीशन आएगी, वो कहलाएगी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अगर कंपैरिजन में देखा तो इस साइड में जा रहा है ना, तो एक्स कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? निगेटिव एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मीन पोजीशन यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा यहाँ से और यहाँ तक लेके आए,
अब इसके ऊपर क्या लग चुका है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बताओ। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, छोड़ दूंगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ जा रहा है ना। तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यहां तक समझ में आ गया? कौन सा फोर्स बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब इट ट्राई टू, उसको क्या बोलते हैं, इट ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। उसको क्या बोला जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कहाँ पे लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स? इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा क्या? क्योंकि यहीं पे तो लाना है ना। तो मेन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो पोजीशन होती है जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा? 0। ओके, तो सिंपल सी चीज याद रखने की है। व्हाट इज मेन पोजीशन? इट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट विच, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, एट विच restoring force is 0. Okay, so there is the restoring जो force होता है, this restoring force is the 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? mean position, right? उसके बाद में जो सेकंड वाला वर्ड आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये दूसरा वाला कौन सा वर्ड रहेगा? itself, it is called as the restoring force। तो लिख देते हैं इसके बारे में भी। so this is the रिस्टोरिंग फोर्स। तो बताओ फटाक से, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? ऐसा फोर्स जो क्या करना चाहता है, हाँ मतलब कौन से पोजीशन पे लाना चाहता है? मेन पोजीशन पे। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स विच ब्रिंग्स किसको ला रहा है? ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑब्जेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन। तो ये हो गया है मेन पोजीशन। अब देखो ये जो मेन पोजीशन होता है, इस मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है तो स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। इसलिए उसके पास में जो एनर्जी रहती है वो कितनी रहेगी? 0। और वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख देते हैं हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसको वापस कहाँ पे ला रहा है? वो मेन पोजीशन पे लाने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड आता है उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। so this is called as the amplitude and this amplitude is denoted by symbol a। तो ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई बीच में की? मेन पोजीशन। बाद में ये कौन सा हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाला कौन सा हो गया है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन वाले पोजीशन पे कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब कहीं पे नहीं गया ना वो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 0। और अब यहाँ से वो मैक्सिमम होता है। आप लोगों ने झूला झूला है या फिर इसको मैंने ले गया, अब स्प्रिंग की कैपेसिटी खत्म हो गई, इससे आगे वो जाएगा ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। कौन सा वाला a है? प्लस a। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस a। तो बताओ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Amplitude is the maximum displacement. So we will write it down as a maximum displacement. किसका maximum displacement है? Of the a particle performing the oscillatory motion. इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे देखो एक बार इधर गया, फिर ये ऐसा है ना, यहाँ से एक बार इधर गया, इधर आया, फिर वापस आया, फिर से इधर गया। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक बार ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई? मेन पोजीशन। ये हो गया, फिर वहां पे आया, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो अभी ये ऐसे मोशन चालू है ना पार्टिकल का। मतलब अभी तक हम लोगों ने किस पे देखा था? हॉरिजॉन्टल में। अब हम लोग किस में देखेंगे? वर्टिकल में। तो आप लोगों ने कभी वो डैम पे गए वाले हो? किसी भी डैम पे क्या रहता है डैम में? अरे पानी, पहले तो क्या होता है? पानी। ओके, पानी में क्या रखा होता है? क्या रहती है? क्या जिंदा रहती है? मछलियां। मछलियां पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं? जाला। और जाला दिखना चाहिए कहाँ पे? उसके लिए क्या लगाते हैं? थर्माकोल।
तो जब थर्मोकॉल रहता है वहां पे और वेव आती है, ठीक है, तो थर्मोकॉल वेव के साथ में किनारे पे आ जाता है क्या? नहीं, थर्मोकॉल कौन सा मोशन करता है? ये वाला टू एंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सपोज थर्मोकॉल है, यही मोशन करता है, मतलब कौन सा मोशन कर रहा है वो? ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर उसको हम लोग टाइम के साथ में देखेंगे तो पहला ये वाला कौन सा पोजीशन हो गया? मीन पोजीशन। ये वाला कौन सा हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लस ए। और ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस ए। और इसको अगर हम लोग टाइम के साथ में मोशन देखेंगे तो टाइम के साथ में ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस वेव इज कॉल्ड एज द साइन वेव। ये तो मैथ्स में पढ़ा था ना आप लोगों ने। और कोसाइन वेव कहाँ से चालू होती है? +90 से या फिर -90, मतलब यहाँ से चालू होगा नहीं तो यहाँ से चालू होगा। तो ये वाला, अब देखो, ये जो पार्टिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर वापस आया, इस तरीके से ये मोशन कर रहा है। इसको हम लोग किसके साथ में देखेंगे? टाइम के साथ में। तो इस तरीके से दिखता है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द प्लस ए एंड दिस इज द माइनस ए, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। तो ये मोशन हॉरिजॉन्टली करता है, लेकिन हम लोग पढ़ते किस में है? वर्टिकल में, इसलिए वो गंदा दिखता है। ओके, हाँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वे ऊपर जाएगी, जो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हो गए हैं, कौन से? मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स एंड द एम्पलीट्यूड। और भी है, पहले इतना लिख लेते। इसलिए यूजुअली पहले वाले लेक्चर को टप्पा नहीं मारना चाहिए, नहीं तो वो पता ही नहीं चलता है कौन से वर्ड आ रहे हैं। सारे अलग अलग वर्ड है इस बार। SHM, पहले तो SHM ही दिमाग खराब कर देता है। आधे बच्चे, मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनका 12वीं खत्म हो जाता है और SHM का मीनिंग नहीं समझता, क्योंकि हार्मोनियम का मीनिंग नहीं समझता। पास तो हो जाते 12वीं। आज सुबह सुबह मुझे एक हमारे अंकल है, उनका कॉल आया था, उनकी बेटी ने नीट दिया। उसको पता चला कि उसका सिर्फ PCB था, उसको पता चला कि अपना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसको फार्मेसी में एडमिशन लेने की थी, लेकिन इतनी होशियार बच्ची थी कि उसने CET का फॉर्म ही नहीं भरे वाला था। तो JEE और नीट के साथ में किसका फॉर्म भरने का है? CET का भरने का ही है। बाद में वो बोल रही थी प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा क्या? बोला बिल्कुल नहीं, सारा एडमिशन कहाँ से होता है? CET के थ्रू ही होता है, या फिर JEE और नीट के थ्रू, उनके मार्क्स होते हैं। हो गया? तो कौन से बेसिक टर्म हो गया? मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स एंड द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वाला जो हमारा फेमस है, इट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, राइट? तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? यहाँ से कहाँ से चालू हो रहा है? ये मीन पोजीशन से कहाँ पे आ गया? एक्सट्रीम। फिर से वापस कहाँ पे आ गया? मीन। फिर लेफ्ट साइड में गया और वापस आ गया है। ऐसा कितनी बार गया? पहले 1 से कहाँ पे गया? 2 पे। 2 से कहाँ पे आया? 3 पे। 3 से कहाँ पे आ गया? 4। और 4 से कहाँ पे आ गया? वापस 5 पे। तो ये जो हम लोगों को साइकिल दिख रही है, इस साइकिल को पूरी कंप्लीट हुई है। इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम required to complete the one cycle. This is called as the time period, and this time period is denoted by symbol a capital T, right? अब एक टाइम पीरियड का उल्टा उसको क्या बोला जाता है? उसका नाम क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा किसी ने नाम सुने वाला है? इट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय सिंबल एन, और कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को दिखाई देगा बाय द सिंबल एफ। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एन, या फिर एफ भी कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं, और SI यूनिट में टाइम कितना होता है? सेकंड। So number of revolution per second is called as the frequency, right? तो इसको हम लोग लिख देते हैं, number of the revolution per second is called as the frequency। और frequency जो होता है, it is denoted by suppose symbol n, तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/t। ये होते हैं हमारे कुछ टर्म्स, राइट? उसके बाद में अब अगर हम लोग
ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे ही नाम आता है कैपिटल टी, सबसे पहले दिमाग में कौन आना चाहिए? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, एंड 1/t मतलब कौन होता है? n, मतलब कितना होता है? 2 पाई n। यही लिख के दिया था, तो बताओ फटाक से। t इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, देयर फोर n इज इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा अपॉन द 2 पाई। हो गया? तो ये वाला है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्म्स। तो इस तरीके से ये कौन सा वाला पार्ट था? ऑसिलेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम लोग एक्चुअली चालू करेंगे जब ये मोशन होता है, तब मोशन करने के लिए सबसे पहले कौन लगता है? फोर्स। फोर्स क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट। उसके बीच में रिलेशन देखेंगे और उसके बाद में वन बाय वन एक एक क्वांटिटी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे।